Hello everyone, very warm welcome to the session again. Welcome to PW channel of IIT JAM and CSI Net. तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। एक ऐसी वैकेंसी जो आप सभी लोग विश करते हैं कि ऐसी प्लेस पे हम जाएं, एक ऐसी रिसर्च लेबोरेटरी जो हर किसी का ड्रीम होता है, मेरा, आपका और हर किसी स्टूडेंट का, जो बेसिकली साइंस फील्ड से एसोसिएटेड होता है। somehow he or she dream of going to this particular place. तो बात करें आज की वैकेंसी के बारे में, दैट इज वेरी स्पेशल। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो मैं भी इस वैकेंसी का वेट किया करती थी कि ये वैकेंसी आ जाए तो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, एंड वंस दैट इज मिस्ड तो बहुत रिग्रेट होता था कि भाई ये वैकेंसी मिस नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी। और बात करूं तो हर सब्जेक्ट के लिए निकलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, सभी के लिए निकलती है ना। ईयर में एक बार होती है, एग्जाम कंडक्ट होता है एंड पोस्ट निकलती हैं। और दिस इज वेरी स्पेशल एंट्री फॉर, स्पेशल बात करूँ तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जो इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन डिटेल में। कैसे, कब फॉर्म आने वाला है, कब डेट होने वाली है, कब क्लोज होने वाला है, क्या करना है, कैसी पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। मेक श्योर आप बातों को ध्यान से सुने, है ना। वीडियो को प्लीज एक बार अच्छे से सुनिएगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज इस प्लेस पे ये बहुत क्रूशियल है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो ग्रेजुएशन मांगा है, मैं तो मास्टर्स हूं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वहां पर बहुत क्रूशियल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई आप यही होने चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर्स किया है, PhD किया है, कुछ भी किया है, इररिलेवेंट ऑफ दैट आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो देयर आर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप फुलफिल करेंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा या कम कुछ नहीं है ना, एक लिमिट है उस पर। तो बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। द वैकेंसीज आर फ्रॉम DRDO, है ना। हाँ, तो वैकेंसीज हैं आपकी कहां से एसोसिएटेड, भाई DRDO से एसोसिएटेड है, एज यू कैन सी। और हमारे काम की जो स्पेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो काम की वैकेंसी होती है वो होती है आपके पास सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, STAB की वैकेंसी। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज है, बट टेक्नीशियन की वैकेंसीज में आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। यू विल बी अप्लाइंग टू सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आप बात करेंगे STAB के लिए पोस्ट निकलता है। हर साल जो रिक्रूटमेंट होता है, जो चीजें होती हैं, वो सभी चीजें आती है एडवर्टाइजमेंट के नाम से, सेप्टेम्बर 11 के नाम से। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में एंड देन प्रोसीजर के हिसाब से जैसे चीजें। हमारे काम की जो पोस्ट है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू अगेन, हमारे काम की जो पोस्ट है दैट इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। आप टेक्नीशियन के लिए नहीं अप्लाई करना, वो हमारे काम का नहीं है। तो STA की पोस्ट के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ओपनिंग एप्लीकेशन की डेट जो है 11 दिसंबर है, क्लोजिंग डेट इज 1 जनवरी। अगर बात करें लास्ट डेट ऑफ, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और फीस सबमिशन रह गया है तो देयर आर 2 days ग्रेस मार्क्स कि आप फीस सबमिट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पोर्टल काम नहीं कर रहा है या फीस सबमिशन नहीं हुआ है, तो इन दैट केस आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं कि फीस सबमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो भी उसके बाद ही होंगी, जैसे ही आपका ये क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके तुरंत बाद 2 दिन की एप्लीकेशन विंडो हो जाएंगी आपके पास। 4 to 6 में आप करेक्शन कर सकते हैं, बट करेक्शन विंडो में जाने से पहले मतलब आप कोशिश करिए कि फॉर्म पहले ही अच्छे से फिल करें, सब चीजें डिटेल से भरें। जब भी कोई नोटिस आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट आता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें पूछिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करते हो तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नीचे और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखो, एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी को मार्क कर लीजिएगा, हम इसी के बारे में बात करेंगे, जहां जहां पर ये वैकेंसी नजर आएगी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पे स्केल एज यू कैन सी, ये हल्का सा पता नहीं बीच में व्हाइट स्पॉट क्यों है, पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स लेवल 6 का पे स्केल है। बेसिक पे ही इतने से स्टार्ट होता है, तो आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा पे स्केल है, एज यू कैन जज फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे जो भी स्टूडेंट्स BSc के हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास नीचे पोस्ट कोर्स दे रखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहती हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BSc ही रिक्वायर्ड है,
है ना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि बीएससी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, जिनके पास मास्टर्स है, एमएससी है, पीएचडी है, या बीटेक वाले स्टूडेंट्स है, या इंजीनियरिंग की डिग्रीज है, ये सभी क्रूशियल डेट ये नहीं अप्लाई करेंगे, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे। MSc, PhD candidates will not be applying for this vacancy. This vacancy is only for graduate student. आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल MSc कर रहे हैं लेट्स से फर्स्ट ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नीचे आइए। तो ये सभी हैं कि जिनके लिए आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, वो सभी फील्ड्स दे रखे हैं। हमारे काम के जनरली जो फील्ड्स रहते हैं, एक तो केमिस्ट्री का फील्ड रहता है, इसमें भी अगर मैं यूआर की बात करूं तो 11 पोस्ट यूआर की है, टोटल पोस्ट जो है आपके पास दैट इज 22। फर्दर मूविंग डाउन आपके पास हमारे पास जियोलॉजी है, अगर कोई जियोलॉजी से बिलोंग करता है। ऑलमोस्ट सारे ही कैटेगरी आप देखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी आपके पास यूआर की कितनी पोस्ट है, 4 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है आपके पास 6। मैं फिजिक्स की पोस्ट भी देखना चाहती हूँ, फिजिक्स की आपके पास मेंशन करें तो फिजिक्स की जो पोस्ट है आपके पास दे आर 18 पोस्ट इन टोटल, यूआर की 8 है। और अगर आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इन कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी मिला के आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बनती है 561 एंड यूआर की पोस्ट है वहां पर 249, है ना, यूआर की पोस्ट है 249। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बाकी की डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन ये पोस्ट के बारे में मैं नहीं जानना चाहती हूँ। चलिए अब एजुकेशनल क्राइटेरिया तो हम लोगों को पता है, ये सभी जो पोस्ट है टेक्नीशियन वाले में ही आती हैं, ये सभी टेक्नीशियन की डिटेल्स हैं। और नीचे जाएंगे अगर तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी उन्हीं के लिए है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू एलिजिबिलिटी, है ना। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ये सभी उसी पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली सिस्टम पर डिपेंड करती है, डीआरडीओ पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको अप्लाई तो करना ही है ना। आपके पास क्या है, फाइनल डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट हो जाएगा। जैसे आप सपोज जनवरी में आपका पेपर का एप्लीकेशन फॉर्म का क्लोजिंग हो जाता है, उसके बाद फैब के अराउंड इसका पेपर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली फैब में पेपर हो जाता है और फिर मार्च के आसपास इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। तो इतना कुछ लंबा चौड़ा ये पोस्टिंग के कोर्स दे रखे हैं कि कहां पर आप भरना चाहते हैं, स्टेशंस, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई क्या है, एज आप जरूर कंसीडर करेंगे, एज की क्या लिमिटेशन है यहाँ पर। आप 18 to 28 ईयर्स के होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड कैटेगरीज में कौन कौन सी पोस्ट है, एज के रिलैक्सेशन भी है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है। एंड सिमिलरली सभी के लिए मेंशन है कि किस किस के लिए आपके पास एज में रिलैक्सेशन है यहां पर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिलैक्सेशन बेनिफिट्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सभी कैटेगरी की डिटेल्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आपके रेलेवेंट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी। पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको, अगर यूआर में बिलोंग करते हैं, एसटीए की पोस्ट के लिए ही हम बात कर रहे हैं, तो एसटीए की पोस्ट के लिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज पे करना है ना, विच इज नॉन रिफंडेबल। बेसिकली 250 ही फॉर्म की फीस है ना। एंड देन यू नीड टू पे 500 ऑल्सो, बट ये रिफंडेबल फीस है। इसका पेपर जो होता है बेसिकली 2 टायर में होता है। जब फर्स्ट टायर दे देते हैं एग्जाम का, उसके बाद ये वाली जो फीस रिफंडेबल फीस है ये आपको रिटर्न हो जाती है और सिर्फ ये आपकी बेसिकली 250 रुपीज आपकी जाती है। तो टोटल आपको जो भरनी होती है दैट इज 750। अगर वीमेन कैंडिडेट्स की बात करें, एससी एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड या एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो उसके लिए फीस एज सच नॉन रिफंडेबल फीस कुछ नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो भाई मतलब ऐसा कहना चाहिए बोनस है ये, वो कहते हैं चेरी ऑन द केक काइंड ऑफ सिचुएशन है कि आप डेफिनेटली अप्लाई करिए, ऐसा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है ना।
यहाँ पर आपको रिफंडेबल फीस भरनी पड़ेगी जो पहले एग्जाम के बाद, एज आई सेड, उसके बाद आपको रिफंड हो जाती है, तो बस उतनी ही फीस पे करनी है। और अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फीस इज डिफरेंट ऑब्वियसली, है ना। इसके लिए 100 है एंड 500 आपको क्या देनी पड़ेगी, रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी। रिफंडेबल फीस के बारे में एक कमेंट है नीचे, आप वो भी देख सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ 500 शैल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन टायर 1 एग्जाम। जो टायर 1 एग्जाम देंगे उन्हीं को ये फीस रिफंड होने वाली है। अच्छा, दिस एलिमिनेट्स एक्चुअली जो सीरियस लोग हैं वही ये फॉर्म फिल करेंगे। भाई हम पेपर देने जाएंगे तभी हमें फीस रिफंड होगी, वरना 500 रुपए आपकी जेब से डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर वो लोग जो सीरियस है अबाउट दिस पोस्ट, ऐसा नहीं है कि भाई चलो भर देते हैं, वैसा वाला सिचुएशन नहीं, उन्होंने खुद ही एलिमिनेट कर दिया है वो सिचुएशन कि ऐसे कैंडिडेट्स नहीं आए जो नॉन सीरियस है। भाई जिनको एग्जाम देना है, जिनको आगे बढ़ना है, वही फॉर्म भरे, उन्हीं को फीस रिफंड होगी। इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी, है ना। तो आगे बढ़े। मोड ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो नॉर्मली आपके प्रोसीजर्स रहते हैं, यूपीआई सभी एप्लीकेबल होंगे। जैसे ऑनलाइन मोड में आप फी अप्लाई करते हैं, फीस सबमिट करते हैं या पेमेंट करते हैं, वो सभी मोड्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। देन एग्जामिनेशन सिटीज आर गिवन, कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज है। करेक्शन विंडो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है छूटा नहीं है, हमने बात कर ली है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में बेसिकली आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। देखना, ध्यान से सुनना ये बात। हाउ टू अप्लाई में पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सारी की सारी पढ़ लीजिएगा बहुत डिटेल में, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती है। जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिन भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सभी पहले कलेक्ट करके फिर फॉर्म फिल करिए, तो एरर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं आपके पास, है ना। तो हाउ टू अप्लाई में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। एज यू से आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी वगैरह आता है, जिससे आप आईडी क्रिएट करते हैं। मैं आपको लेकिन अच्छा, डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, वेबसाइट पर जाएंगे और इसी सेक्शन में आपके पास ऑफरिंग्स में वैकेंसीज हैं, है ना। वैकेंसीज के अंडर ऑफरिंग्स आती हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर अप्लाई करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट यू कैन डू टोटली, है ना। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं और काम की कोई चीज है। मुझे लगता है एग्जाम से डिटेल, एक रिलेटेड डिटेल एक बार और पता चल जाएंगी। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड आप सभी ले लें। एग्जामिनेशन का पैटर्न बात कर लेते हैं लास्टली कि एग्जाम किस तरह का होने वाला है। भाई सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इंपॉर्टेंटली आपके पास टायर 1 एंड टायर 2 पे पेपर होगा, एज यू कैन सी, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बात करें तो दैट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। चलो, यहां पर जो फर्स्ट टायर का पेपर है, अगर बात करें एसटीए बी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसकी बात करें तो यहां पर आपके पास क्या क्या चीजें आती है। एक जनरल साइंस का पेपर, जनरल साइंस है, उसके 40 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, जनरल मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस है। मतलब बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड है सारा का सारा। जैसे आप अगर नेट का पेपर देते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी एक जनरल पेपर देते हो, तो उसमें जो जनरल पेपर रहता है ना, जिसमें जनरल साइंस आती है, जनरल मैथ्स आती है, जनरल इंग्लिश आती है, वो सभी तरह का पेपर है। इंपॉर्टेंटली नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, मार्क्स भी 150, हर क्वेश्चन एक नंबर कैरी करता है एंड नंबर जो मार्क्स ड्यूरेशन मिलने वाली है 120 मिनट्स। आपको एक क्वेश्चन में लेस देन 1 मिनट में अटेम्प्ट करना है, तभी आप कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। एडिशनली पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इजी पेपर होता है ना, तभी आपके पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरे टाइप की बात करें, आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है ना, इसकी 20 मिनट्स का होगा, बट ये किसी उसके अंदर ऐड नहीं होगा, मतलब इसकी वेटेज किसी के अंदर ऐड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करता, बट आपको एक वो क्वालिफाई जरूर करना है कि ये चीजें होनी चाहिए, उनकी कुछ रिक्विजिट है वो फुलफिल कर लीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में अगर टायर 2 की बात करें तो वहां पर आपके पास जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, सपोज मैं फिजिक्स के लिए अप्लाई करती हूँ या केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करती हूँ, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होने वाला है। दैट विल बी इन टायर 2, पोस्ट के हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का है एंड नंबर इज ऑल्सो, टाइम भी आपको सेम मिलने वाला है, 1 मिनट में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। तो इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। मुझे लगता है हमने सभी चीजों के बारे में बात कर ली है।
किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी फीस है, कौन अप्लाई कर सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं या जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वो प्लीज इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, है ना। ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा एमएससी हो गया है, या मुझे इतना एक्सपीरियंस है, कैन आई अप्लाई। तो भाई नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, है ना। ये सेकंड टेक्नीशियन ही पोस्ट के लिए दे रखा है आपको। फर्दर नीचे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है ना, वो सभी चीजें आप पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंटली। कुछ और है भाई क्या हमारे काम का? नहीं। आंसर कीज आ जाएंगी आपकी वहीं पर सेम। एक बात बता देती हूँ मैं लास्टली आपको, बिफोर क्लोजिंग द सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। यहाँ पर एक, अगर आप गूगल पे जाएंगे डीआरडीओ में खोलेंगे तो डीआरडीओ में आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज खुलेगी। मैं एडवर्टाइजमेंट में जाने से पहले देखो, आप जैसे ही आप डीआरडीओ की वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। मैंने डीआरडीओ लिखा तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। मैंने सीधा ही वैकेंसीज पर टैप किया है यहाँ पर, और जैसे ही मैं वैकेंसीज को खोलती हूँ तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज नजर आती है। जैसे मल्टीपल वैकेंसीज में अब हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है ये वाली, है ना, सेप्टेम्बर 11 वाली की वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आई है 11 दिसंबर को, एंड डेट रहेगी इसकी 31, यानी कि 1 जनवरी तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी 1 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर आप व्यू मोर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें, है ना। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, है ना। हाउ टू अप्लाई की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं सारी की सारी, आप यहाँ से देख सकते हैं। दोनों के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा वो यहाँ से देख लेंगे, है ना। सिलेबस क्या क्या दे रखा है, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके आंसर, जो जनरली आपके मन में डाउट रहते हैं वो सभी आंसर्स आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सभी का सिलेबस दे रखा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पर फिजिक्स ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सिलेबस है भाई, मतलब बहुत ही बेसिक सिलेबस है। अगर फिजिक्स की बात करोगे आप तो यहाँ पर मैकेनिक्स आती है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, जो बेसिकली आप 12th क्लास में पढ़ते हो ना, सारा का सारा वही सारा का सारा सिलेबस है आपके पास, है ना। वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब थोड़ा सा यूं कहना चाहिए 12th के एडिशनली ग्रेजुएशन में जो चीजें आती है थोड़ी सी वो पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत आसानी से चीजें हो जाने वाली हैं। और ज्यादा कुछ मुश्किल पेपर नहीं आता है इसका, इंपॉर्टेंटली, है ना, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बताना चाहती हूँ कि भाई आप प्लीज वैकेंसीज का ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, है ना। तो आई विश कि आप सभी लोग अप्लाई करेंगे एंड इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज जरूर उठाएंगे और भाई सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। तो सभी ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर की अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अप्लाई करिए एंड डीआरडीओ में या किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में घुसने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट वेट करते हैं एंड आई गेस आप सभी लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप अप्लाई करिए एंड अच्छे से परफॉर्म करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।